स्वामी केशवानंद महाविद्यालय लिली लक्ष्मणगढ़ BA फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अपना अध्याय सेकंड चल रहा है, उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा तीसरा भूगोलवेत्ता है ओटो श्मिड की अंतरतारक धूलि परिकल्पना। ठीक है, तो ओटो श्मिड जो भूगोलवेत्ता है उनके अनुसार किस प्रकार ग्रह और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रूसी वैज्ञानिक ओटो श्मिड ने सन 1943 में सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित एक परिकल्पना प्रस्तुत की। सन 1943 के अंतर्गत ओटो श्मिड ने एक परिकल्पना प्रतिपादित की जिसे धूलीय परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धूल परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ओटो श्मिड के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में ओटो श्मिड के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में ओटो श्मिड के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, और धूल के कण अर्थात प्रारंभ में ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण एक पुंज के रूप में, व्यवस्थित रूप में, एक बादल के रूप में क्या कर रहे थे? तो भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। तभी इन गैस तथा धूल के कणों को घूम रहे थे, तो इनको उनके एक पुंज को सूर्य ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप अपनी ओर क्या किया? आकर्षित किया। ठीक है, जो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण थे वो विचरण कर रहे थे, एक पुंज के रूप में, एक बादल के रूप में घूम रहे थे। ठीक है, तो उनके सूर्य ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप इन कणों को अपनी ओर क्या किया? आकर्षित किया। आकर्षित करने के फलस्वरूप ये कण एक तस्त्रीनुमा आकृति में, कैसे आकृति में? तस्त्रीनुमा आकृति में। ठीक है, तस्त्रीनुमा आकृति में क्या हो गए? एकत्रित हो गए। ठीक है, गैस तथा धूल के कण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप एक तस्त्रीनुमा आकृति में क्या हो गए? एकत्रित हो गए। जो ये पहले बड़ा बादल था, अब जब इनको आकर्षित कर लिया सूर्य ने अपनी ओर, तो तस्त्रीनुमा आकृति में एकत्रित हो गए, जिनसे इनकी परस्पर दूरियां क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, जो पहले ये बड़ी बड़ी दूरियों में घूम रहे थे, अधिक बड़ा था। ठीक है, तो तस्त्रीनुमा आकृति में ये छोटा हो गया, जिसके फलस्वरूप इनकी परस्पर दूरियां हैं वो क्या हो गई? कम हो गई। परस्पर दूरियां कम होने के फलस्वरूप इन कणों में, गैस तथा धूल के कणों में परस्पर क्या हुआ? टकराव हुआ। दूरियां कम होने के फलस्वरूप जब ये नजदीक आ गए तो इनमें क्या हुई? टकराहट हुई। ठीक है, और टकराव के फलस्वरूप इनसे भ्रूण उत्पन्न हुए। ठीक है, इनसे क्या उत्पन्न हुए? भ्रूण। अर्थात जब टकराहट होती है आपस में तो इनमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट के फलस्वरूप इनसे छोटे छोटे पिंडों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, छोटे छोटे पिंड हुए अर्थात भ्रूण उत्पन्न हुए, छोटे छोटे पिंडों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे ये भ्रूण यांत्रिक तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप, यांत्रिक तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ठीक है, ग्रहों के रूप में ठंडे होने से धीरे धीरे ग्रहों के रूप में क्या हुए? परिणित हुए। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार ग्रहों के रूप में क्या हुए? परिणित हुए। ठीक है, ये किसके अनुसार बताया गया है? ओटो श्मिड की अंतरतारक धूलि परिकल्पना के अनुसार। अर्थात प्रारंभ में ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में धूल के कण, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें विचरण
कर रही थी एक पुंज के रूप में। तभी सूर्य ने इसके पुंज को, ठीक है, गैस तथा धूल के कणों के पुंज को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित किया। आकर्षण के फलस्वरूप ये पुंज, सूर्य के आकर्षण के फलस्वरूप ये पुंज था वो एक तस्तिनुमा आकृति में क्या हो गए, एकत्रित हो गए, एक जगह पर एकत्रित हो गए। तो जिसके फलस्वरूप इनकी परस्पर दूरियां क्या हो गई, कम हो गई। और परस्पर दूरियां कम होने के फलस्वरूप इनमें आपस में धूलकणें और गैसों में क्या हुई, टकराहट हुई। और टकराहट होने के फलस्वरूप विस्फोट हुआ, और विस्फोट के फलस्वरूप भ्रूण उत्पन्न हुए, अर्थात एक एक पिंड बना। ठीक है, एक एक पिंड का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, तो भ्रूण उत्पन्न हुए। तो भ्रूण उत्पन्न होने के फलस्वरूप धीरे धीरे यांत्रिक ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप ये जो भ्रूण थे धीरे धीरे परिपक्व होते चले गए, अर्थात धीरे धीरे ठंडे होने के फलस्वरूप परिपक्व होते चले गए, जिसके फलस्वरूप बड़े और छोटे ग्रहों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ये किसके अनुसार बताया गया, ओटो स्मिड की अंतर तारक धुली परिकल्पना के अनुसार, जिन्होंने सन 1943 में, ठीक है, इस परिकल्पना का संशोधन किया। ठीक है, इस परिकल्पना का निर्माण किया उन्होंने, अपने अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति बताई गई। तो इसके जो ओटो स्मिड है, इसके अनुसार जो ग्रहों की उत्पत्ति बताई गई, तो कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसकी क्या की है, आलोचना की है, और कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसके पक्ष में प्रमाण दिए हैं। देखिए, तो इसके पक्ष में प्रमाण क्या क्या है, इस सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। तो ओटो स्मिड के पक्ष में प्रमाण दिए गए हैं कि ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर गैस तथा धूलकणों से हुआ है। ये इसका पक्ष में प्रमाण है। तो ओटो स्मिड में पहले ही बताया कि गैस तथा धूलकणों से ग्रहों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, क्योंकि एक व्यवस्थित पुंज के रूप में घूम रहे थे, तो उनके ठंडे होने के फलस्वरूप ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो ये इसके पक्ष में प्रमाण मिलता है, क्योंकि सूर्य से नहीं हुआ है इसका निर्माण, ठीक है, बल्कि जो ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे गैस और धूल के कण, उनसे ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि वास्तव में ग्रहों का निर्माण इनके परस्पर टकराव के फलस्वरूप भ्रूण उत्पन्न होने के द्वारा, ठीक है, और इनके धीरे धीरे ठंडे होने के फलस्वरूप ग्रहों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसलिए यह पहला पॉइंट इसके पक्ष में क्या देता है, प्रमाण देता है। ठीक है, सूर्य से नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है इसके पक्ष में प्रमाणों के अंतर्गत, सूर्य के करीब स्थित ग्रह भारी पदार्थ वाले तथा दूर हल्के पदार्थ वाले पाए जाते हैं। तो सूर्य के पास में स्थित जो ग्रह हैं, ठीक है, वो भारी पदार्थ वाले पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ठीक है, तो ये ग्रह, इन ग्रहों में भारी पदार्थ वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और जबकि जो दूर स्थित ग्रह हैं वो हल्के ग्रह, हल्के पदार्थों वाले ग्रह पाए जाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं, जो ज्वलनशील होती है दूर स्थित ग्रह वालों में। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी इसके पक्ष में क्या है, प्रमाण है। ठीक है, कि इसके पास में तो भारी पदार्थ वाले ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है, और दूर स्थित ग्रह हैं वो हल्के पदार्थ वाले पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि पास वाले ग्रह हैं, ठीक है, जो हमारे करीब स्थित ग्रह है वो भारी पदार्थ है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का जो प्रकाश आता है तो उससे, उसकी ज्वाला से वो पिघल नहीं सके, इसलिए पास में भारी ग्रह हैं और दूर स्थित ग्रह हैं वो हल्के हैं, हीलियम जैसे ग्रह पाए जाते हैं, जिनमें हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है, गैस तथा धूल के कण विभिन्न परिमाण वाले थे। गैस तथा धूल के कण थे वो विभिन्न परिमाण वाले थे, जैसे कि गैस हैं वो हल्की थी और जो धूल के कण थे वो वजनदार थे, तो विभिन्न परिमाण वाले होते हैं। अतः उनका अलग अलग तथा विभिन्न दूरियों पर संगठित होना स्वाभाविक है। अतः उनका अलग अलग होना, ठीक है, और विभिन्न दूरियों पर पाया जाना, ठीक है, अतः उनका अलग अलग तथा विभिन्न दूरियों पर संगठित होना स्वाभाविक बताया गया है, जो इसके पक्ष में प्रमाण देता है। ठीक है, अर्थात धूल के कण विचरण कर रहे थे, गैसें दूसरी जगह विचरण कर रही थी, तभी इनके सूर्य के अग्रभाग को इनको अपनी ओर आकर्षित किया, तब ये एक जगह पर आए थे। ठीक है, और एक जगह आने पर इनमें क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, जब इनकी दूरियां क्या हो गई थी, कम हो गई थी, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप। ठीक है, तो ये इसके पक्ष में क्या दिया गया है, प्रमाण दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके विपक्ष में प्रमाण, अर्थात कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसकी क्या की गई है, आलोचना कर दी है कि ग्रहों की उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई, इसकी क्या कर दी है, आलोचना की है। तो इसकी आलोचना किस प्रकार की गई है, तो देखिए
गैस धूल कणों की उत्पत्ति तथा उनकी उपस्थिति संतोषजनक नहीं है। अर्थात गैस हैं, ठीक है, और धूल के कण हैं, ये ब्रह्मांड में विचरण करते ही रहते हैं और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप इनमें इतना बड़ा विस्फोट हो जिससे ग्रहों के निर्माण हो, तो ऐसा कोई संतोषजनक उत्तर इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, जिससे कि ग्रहों की उत्पत्ति हो सके, ठीक है। धूल कणों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं है। यदि गैस तथा धूल के कण बिखरे थे तो सूर्य उनका अपहरण करने में कैसे सफल हुआ? यदि वो विचरण भी कर रहे तो वो बड़े बिखरे हुए थे, एक जगह पर नहीं थे, स्थित नहीं थे, पास पास नहीं थे, बड़े दूर दूर जगह पर विचरण कर रहे थे, ठीक है, तो बिखरे थे, तो सूर्य उनका अपहरण करने में कैसे सफल होगा? अर्थात सूर्य उनको कैसे अपनी ओर आकर्षित करेगा जबकि वो बहुत अधिक दूरी पर थे, विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्हें एक जगह पर एकत्रित कैसे कर सकेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसकी क्या की गई है, आलोचना की गई है, इससे एक जगह एकत्रित कैसे कर सकता है वो, ठीक है, तो ये इसकी क्या कर दी है, आलोचना की गई है, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 परिकल्पनाएं, ठीक है। लाप्लेस के अनुसार निहारिका परिकल्पना, जिम जीन्स के अनुसार ज्वारीय परिकल्पना और ओटो स्मिड के अनुसार धुली परिकल्पना। तो इन तीनों परिकल्पना के अनुसार अपने अपने भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए कि इस प्रकार, ठीक है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये अध्याय आपका समाप्त होता है। कल नेक्स्ट अध्याय के साथ अपन शुरुआत करेंगे। थैंक्स।